आपको नागरिक प्रचारणी सभा में ही यहाँ का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव में निराला जी बुलाए गए थे कविता पाठ करने के लिए, और लोग भी थे, शुक्ल जी भी थे। शुक्ल जी बैठे हुए कविता पाठ निराला का चल रहा था। वे राम की शक्ति पूजा सुना रहे थे। मतलब राम की शक्ति पूजा के रचना काल के बाद का आपके यहाँ का वार्षिकोत्सव है। उसी समय लोगों ने, प्रबंधकों ने खाने के लिए बुला दिया। भीड़ भाग गई, खाने की तरफ भाग गई। निराला जी कविता पढ़ते रहे और बैठने वालों में केवल रामचंद्र शुक्ल थे। निराला जी से लोगों ने कहा कि महाकवि बंद करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत तेज डांटे। देख रहे हो रामचंद्र शुक्ल बैठे हैं, जब तक वे बैठे हैं मैं समझूंगा कि पूरा हिंदी संसार मुझको सुन रहा है। मित्रों, हम लोग नागरिक प्रचारणी सभा में हैं और हमारे लिए यानी नागरिक प्रचारणी सभा के लिए ये बहुत गहरे संतोष और सौभाग्य का अवसर है कि इस देश के जाने माने बुद्धिजीवी, हिंदी के आलोचक, अनुसंधाता, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्थित विश्व प्रसिद्ध भारतीय भाषा केंद्र के पूर्व प्रमुख आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और आचार्य नरेंद्र देव जैसे मूर्धन्य लेखकों, विचारकों की ग्रंथावलियों के संपादक, जिसे रिगरस स्कॉलरशिप, आत्यंतिक श्रम से निर्मित होने वाली बौद्धिकता कहा जाता है, उसके बहुत ठोस ज़मीनी प्रमाण हमारे आदरणीय प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं। हम लोग बहुत खुश हैं सर को सहसा अपने बीच पाकर। सर, आपका स्वागत है नागरिक प्रचारणी सभा में। मित्रों, सर हिंदी साहित्य का इतिहास का जो संस्करण नागरिक प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया है वो लेने आए हैं। खुद सभा के लिए इससे बढ़कर गौरव की क्या बात होगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी साहित्यालोचना डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह के कामकाज का लगभग केंद्रीय सरोकार है। और हम सब जानते हैं कि आचार्य शुक्ल के कामकाज में, उनकी बौद्धिक परियोजनाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास की लगभग केंद्रवर्ती भूमिका है। डॉक्टर साहब, आप हिंदी साहित्य का इतिहास को कैसे देखते हैं, किस तरह का दर्जा देते हैं समग्र साहित्य में हिंदी? जी विमर्श जी, ऐसा है कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आए, उसके पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम सभा को कैसे देखते हैं। जी, ये जो नागरिक प्रचारणी सभा और इसके संस्थापकों ने जिस अटूट श्रम, निष्ठा और हिंदी के विकास के उद्देश्य से इसे तैयार किया, लोगों ने अपनी पूरी संपत्ति दान दी। आर्य भाषा पुस्तकालय बना। उस समय चूंकि हिंदी का आंदोलन चल रहा था, चल तो रहा था आंदोलन, लेकिन हिंदी के पास जिसे अपना कुछ कहा जा सके ऐसी बहुत सामग्री नहीं थी। एक तरफ आपके यहाँ पुस्तकों की खोज चल रही थी, दूसरी तरफ शब्दावली विकसित की जा रही थी। शब्द सागर पर जब काम हो रहा था, उसके पीछे मूल मंशा यह थी कि केवल हिंदी नहीं, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न अनुशासनों के जो शब्द हैं, उन शब्दों को किस तरह से भाषा के साथ जोड़ दिया जाए, उनका उपयोग किया जाए और उन्हीं के माध्यम से
साहित्य विकसित किया जाए। हिंदी भाषा को लेकर के, उसके प्रचार प्रसार को लेकर के, राजकीय कार्यों के साथ उसे जोड़ने को लेकर के तमाम आंदोलन चले। उन आंदोलनों से सभा का सीधा सीधा जुड़ाव था। नागरिक प्रचारणी सभा के पहले भी ऐसे आंदोलनों से बनारस के लोगों का जुड़ाव था। खासतौर से मैं आपका ध्यान भारतेंदु हरिश्चंद्र की तरफ ले जाना चाहूँगा जी, शिव प्रसाद सितारे हिंद की तरफ ले जाना चाहूँगा, और ये बताना चाहूँगा कि जब हंटर कमीशन बनारस में आया, भारत भर से उसने लगभग 400 लोगों को इंटरव्यू किया था। उनमें बनारस के 2 लोग अच्छे ऐसे थे, शिव प्रसाद सितारे हिंद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्होंने सवालों का लिखित जवाब दिया था। हंटर कमीशन के 400 सवाल थे। छूट उसमें थी कि आपसे जुड़े हुए जितने सवाल हैं आप उन सवालों का जवाब दीजिए। भारतेंदु ने 84 सवालों का जवाब दिया था लिख करके, जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट्स के नाम से जाना जाता है। बहुत दिनों तक तो अनुपलब्ध था, लेकिन अब भारतेंदु का उपलब्ध है। शिव प्रसाद सितारे हिंद का उपलब्ध नहीं है। सर सैयद अहमद खान ने भी रिटर्न बयान दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसे सुरक्षित रखे हुए है। आज जिन चीज़ों पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं शिक्षा को लेकर के और उन चीज़ों को लेकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में भी जो बात की जाती है, सितारे हिंद के बारे में जो बात की जाती है, जाहिर है कि राजतंत्र से उनका जुड़ाव था और उस समय राजतंत्र से जुड़ना, वहाँ अपनी पहुंच बनाए रखना एक सम्मान की बात मानी जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उस समय अपने हंटर कमीशन के बयान में कहा था कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए, वाह, गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, यह प्राइवेट सेक्टर में न जाने पाए। दूसरी चीज यह वह बनारस है जहां पर लड़कियों के पढ़ने के लिए विद्यालय तो खोल दिया गया, यही आपके पीछे ही बुलानाले में कहीं, लेकिन 5-6 महीने तक किसी लड़की का एडमिशन नहीं हुआ, कोई पढ़ने नहीं गई, किसी परिवार ने नहीं भेजा। उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 5-6 महीने बीतने के बाद अपनी बहन का एडमिशन वहाँ कराया, पहला एडमिशन था वह। वही चल करके बाद में फिर हरिश्चंद्र स्कूल हुआ, फिर हरिश्चंद्र कॉलेज थोड़ा सा जगह बदल करके हुआ। तो ये बनारस की पृष्ठभूमि थी। नागरिक प्रचारणी सभा के संदर्भ में एक नाम मैं सर और लेना चाहूँगा, बाबू गदाधर सिंह। उस समय आर्यभाषा पुस्तकालय बनाने के लिए उन्होंने फंड दिया और अपनी सारी किताबें आर्यभाषा पुस्तकालय को दी। उन्हीं किताबों से आर्यभाषा पुस्तकालय चला। गदाधर सिंह निपट अकेले थे, परिवार में पता नहीं शादी ब्याह नहीं किए थे या किए होंगे, बच्चे वगैरह नहीं थे, पत्नी भी नहीं थी, तो उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति सभा को दे दी। ये बनारस है। उनकी विल को लेकर के बाद में कुछ विवाद भी बता रहे हैं। कुछ दिनों के बाद इसी बनारस के कुछ लोगों ने मिलकर के पता नहीं कहां से एक महिला को खोज लिया जो यह दावा करती थी कि मैं गदाधर सिंह की पत्नी हूं और बाकायदे उसने कोर्ट में अपील किया और अपना हक मांगने लगी। बहुत दिनों तक यह विवाद चला। यह विवाद जो भारतेंदु के फुफेरे भाई थे निसहाय हिंदू वाले, क्या नाम था, बाबू राधाकृष्ण दास के समय में समाप्त हुआ। मित्रों, बाबू राधाकृष्ण दास इस नागरिक प्रचारणी सभा के पहले सभापति थे
और डॉक्टर साहब की बात को बीच में तनिक रोक के मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट कर दूं आपके लिए। ये जिस समय के बारे में डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, ये 1850 से 1885 के बीच का समय है। वो यादगार समय हमारे इतिहास का जब भारतेंदु जीवित थे। 1885 में उनकी मृत्यु के बाद प्रायः इस परिघटना के 8 साल बाद 1893 में नागरी प्रचारणी सभा का संस्थापन हुआ। 3 छात्रों ने मिलकर उसे स्थापित किया, वैसे तो और लोग भी थे उसमें, और अपनी स्थापना के बाद से ही सभा ने जो जो काम किए, अभी आप उनका वर्णन डॉक्टर साहब से सुन चुके हैं। अदालतों में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रवेश के लिए बड़ा आंदोलन, हिंदी के शब्दों को इकट्ठा करना, शब्द संग्रह का बड़ा अभियान, ताकि हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन हो सके, जिसके प्रकाशित होने में करीब 25-30 साल का समय लगा। और उन शब्दों के आलोक में आधुनिक हिंदी साहित्य अभिव्यक्त हो, वो हमारी बोलचाल की भाषा में, हमारे सोचने समझने के तेवर में शब्दों को शामिल किया जा सके, ऐसी महत्वाकांक्षा के साथ सभा ने अपना काम किया था। डॉक्टर साहब जी, तो उसके बाद देखिए सभा ने जो काम लिया, जब थोड़ी सी सभा स्थिर हो गई और काम करने लगी, तो साहित्य के क्षेत्र में इसने बड़े बड़े कामों को लिया। शब्द सागर की चर्चा हो चुकी है। विश्वकोश, हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास, व्याकरण और आदिकाल के प्राचीन ग्रंथ। आप देखें उस समय जो सबसे अधिक विवाद था वो पृथ्वीराज रासो को लेकर था। उसकी प्रामाणिकता और ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासो को कलकत्ता से वूलर ने प्रकाशित करना शुरू किया था। कुछ अंश प्रकाशित भी हुए थे, लेकिन उसी समय उन्हें एक किताब मिल गई, पृथ्वीराज विजय, कश्मीर से, जिसके 4 छंद वही थे जो पृथ्वीराज रासो में थे। उनको प्रामाणिकता पर संदेह हुआ, उन्होंने तो काम रोक दिया, लेकिन आगे चल करके सभा ने उस काम को उठा लिया और 2 बड़े मोटे मोटे खंडों में पृथ्वीराज रासो का संपादन हुआ। और न केवल पृथ्वीराज रासो, एक लंबे समय तक यहाँ रासो साहित्य को लेकर के खूब विमर्श हुआ, खूब लेख लिखे गए। नागरी पत्रिका में, नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए, और तमाम दूसरे जो रासो ग्रंथ थे वे भी आपके यहाँ से प्रकाशित हुए। उन रासो ग्रंथों पर जिन लोगों ने काम किया वे काम भी प्रकाशित हुए। तो सभा ने बड़े व्यवस्थित ढंग से अपना काम शुरू करके हिंदी के प्राचीन साहित्य को एक तरह से इस्टेब्लिश करते हुए नए की तरफ बढ़ी। और जब सभा नवीन चीज़ों की तरफ बढ़ने लगी, उस समय हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ गया था। न केवल राजकीय कामों में बढ़ गया था, बल्कि हिंदी की पढ़ाई भी होने लगी थी। पहले हिंदी में एमए करने की सुविधा कहीं नहीं थी। हिंदी में एमए करने का पहला पाठ्यक्रम जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में चला। दूसरा पाठ्यक्रम नागपुर यूनिवर्सिटी में चला। ये गर्व की बात है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कलकत्ता यूनिवर्सिटी के परीक्षक थे। उस समय बहुत कम लोग होते थे, तो वे वहाँ के पेपर सेटर होते थे, एग्जामिनर होते थे, कॉपी जांचते थे। अच्छा, उसी में एक बड़ी मज़ेदार घटना मैं आपको बताऊं, नाम तो नहीं बताऊंगा। इलाहाबाद के एक बड़े प्रसिद्ध विद्वान, बड़ी चर्चा है आज जिनकी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी जमा किया अपना शोध प्रबंध, और वह शोध प्रबंध रामचंद्र शुक्ल के यहाँ जांचने के लिए आया। बड़ी लंबी रिपोर्ट शुक्ल जी ने उसकी लिखी।
और कुछ उनको सुझाव भी दिए कि इन चीज़ों को ठीक करके इसको फिर से जमा करिए। गया, लौट करके जब रिपोर्ट गई तो विद्वान जी को अपनी प्रतिभा पर थोड़ा लगा कि ये तो ठीक नहीं हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने किया क्या कि साल भर बाद वही शोध प्रबंध नागपुर यूनिवर्सिटी से जमा कर दिया और संजोग से फिर वो शुक्ल जी के पास आ गया जांचने के लिए। फिर उन्होंने उसे रख लिया और रख करके उनको बुलवाया इलाहाबाद से और कहा कि आप मेरे घर रहिए, घर रह करके 20 दिन 25 दिन 1 महीना इसको ठीक करिए। ठीक करेंगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, वैसे नहीं मिलेगी। विश्व में कहीं भी आप जमा करेंगे ये मेरे पास आएगी जरूर। इसलिए उसमें उनका मतलब वो गर्व नहीं बोल रहा था, यह बोल रहा था कि हिंदी में 2-4 लोग ही ऐसे हैं जो PhD के परीक्षक हैं, घूम टहल कर यहीं आएगी। तो फिर वो ठीक किया गया वह शोध प्रबंध। संजोग से मैं बताऊं, उस रिपोर्ट के 2-4 पन्ने मेरे पास हैं। ओहो, जो रिपोर्ट शुक्ल जी ने आचार्य शुक्ल ने जो लिखा था वो रिपोर्ट के पन्ने हैं। कहना मैं ये चाहता था कि जैसे विश्वविद्यालयों में जब पढ़ाई शुरू हुई तो हिंदी के विकास की ज़रूरत महसूस हुई, पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी को बनाना था। और तब इस तरह के प्रकाशन संस्थान नहीं थे, प्राइवेट ले देकर के सभा के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ऊपर ये भी आ गया कि अब वे पाठ्यक्रम के लिए भी सामग्री तैयार करें। शुक्ल जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब नियुक्त हुए थे तो वे BA में पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए थे और BA में हिंदी निबंध का पेपर वे पढ़ाते थे। हिंदी निबंध का पेपर इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाता था। तो शुक्ल जी वहाँ इंग्लिश मीडियम से पढ़ाने के लिए अपॉइंट हुए थे। उसके बाद मौलवी जी का ज़माना था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जब अपनी सेवा से निवृत्त हुए, कानूनगो थे आजमगढ़ में, तो मौलवी जी ने उनको भी बुला लिया कि भाई आप भी पढ़ाइए। उन्हें ये पता नहीं था कि हरिऔध जी अंग्रेजी नहीं जानते। तो हरिऔध जी हिंदी विभाग में पढ़ाने के लिए अपनी असमर्थता जाहिर किए तो उनको मौलवी जी ने नियुक्त कर दिया महिला महाविद्यालय में और आगे जीवन भर हरिऔध जी जीवन भर महिला महाविद्यालय में पढ़ाए और 1 पैसा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से उन्होंने नहीं लिया, निःशुल्क पढ़ाते थे। इधर कहीं रविंद्रपुरी की तरफ रहते थे, उधर से लौटते हुए रामचंद्र शुक्ल उन्हीं के इक्के पर आते थे, हरिऔध जी के इक्के पर आना। और यहाँ जब सभा का विवाद इतिहास को लेकर के हुआ था तो रात में हरिऔध ही बैठ करके हिंदी साहित्य के इतिहास पर रामचंद्र शुक्ल का नाम कंपोज कराए थे। उस समय के प्रकाशन को अगर आप देखिए सभा के, तो इतने प्रकाशन हैं जो पूरी तरह से कोर्स के साथ जुड़े हुए हैं और कोर्स के साथ जुड़े हुए आजकल की कुंजियों की तरह नहीं है, आधार ग्रंथ जैसे हैं। मंगवा करके आप देखिए लाला भगवान दीन की बिहारी की टीका आज के किसी छात्र को देंगे तो छोड़कर भागेगा, उसे डर कर भागेगा कि हम बिहारी नहीं पढ़ेंगे। या हिंदी साहित्य का इतिहास ही देखिए, बृहद इतिहास को पढ़ने में आज कोई छात्र पढ़ना नहीं चाहेगा कि बृहद इतिहास अगर पढ़ा जा रहा है तो शोध के लिए पढ़ा जा रहा है और लोगों को बताना पड़ता है कि भाई इस सामग्री के लिए आप जरा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास भी देख लीजिए, शब्द सागर भी देख लीजिए। बड़ी मेहनत से हम विश्वकोश तैयार किया गया है, उसे भी देख लीजिए। डॉक्टर साहब 1929 से 1940 तक की अवधि में इतिहास का पहला संस्करण और इतिहास का संशोधित प्रवर्धित संस्करण जी, मतलब ये 2 सिरे हैं 1929 1940।
इसके बीच के समय को आप कैसे देखते हैं? शुक्ल जी की धारणाओं में परिवर्तन आया, शुक्ल जी ने विस्तार किया, शुक्ल जी ने संपादन किया, शुक्ल जी ने जोड़ा। देखिए, इसके बाद शुक्ल जी का जो संपादन है वह साहित्य के विकास की तरफ जाता है। संपादन मतलब तुलसीदास को उन्होंने संपादित किया, भ्रमर गीत संपादित किया, भूमिका लिखी। जायसी आचार्य शुक्ल की ही खोज थे, उनके पहले जायसी को कोई नहीं जानता था कि जायसी नाम का भी कोई कवि हुआ है। यह शुक्ल जी के पहले कहीं सभा की खोज रिपोर्ट में भी नहीं आया था। शुक्ल जी गए हुए थे लखनऊ, लखनऊ से लौट रहे थे बनारस। रायबरेली स्टेशन पर इन्हें एक अंधा आदमी गाते हुए भीख मांग रहा था। यह तंजारो छार कहे कौन उड़ाए, रोका, सुन ये कहाँ से आप सुने हैं, कहाँ से गा रहे हैं? तो उसने बताया कि जनाब ऐसे तो तमाम पंक्तियाँ हमारे यहाँ गाई जाती हैं, खूब गाई जाती हैं, एक दो नहीं सैकड़ों हैं। तो कहाँ तो जायस में। तो शुक्ल जी उसी के साथ जायस उतर गए और 2-3 दिन में इन्हें पद्मावत की फारसी प्रति मिल गई। पद्मावत की उस फारसी प्रति को लेकर के ये बनारस नहीं आए, ये चले गए मिर्जापुर। और फिर इन्होंने उसकी पद्मावत की देवनागरी प्रतियों की खोज शुरू की। उस बीच में उन्हें जायसी के 2-1 ग्रंथ और मिले, देखा किया। इसके बाद जायसी ग्रंथावली का उन्होंने संपादन किया। शुक्ल जी को फारसी पढ़ना आता था, खूब आता था। फारसी की अच्छी जानकारी शुक्ल जी को थी और वह उनकी पारिवारिक परंपरा में थी। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उनके इनके पिताजी को तो ये भी कहा जाता है कि वो कभी कभी नमाज भी पढ़ते थे, दस्तरखान बिछाते थे, उसी तरह का खान पान रहन सहन। उस समय जो कि ब्राह्मण समाज में जहाँ शुद्धता की इतनी बड़ी बात थी, वो उस समय इनके घर में नॉनवेज बनता था। और शुक्ल जी के पिताजी रहते हुए उसी तरह से दाढ़ी रखे हुए, गोल टोपी और शेरवानी। मतलब एक समय होता है जब देखिए उस काल में हम सभ्यता के अनुरूप अनुकरण करते हैं। उस समय अपने को सभ्य और समझदार और थोड़ा सा साख वाला बनाने के लिए मुस्लिम पहनावा और मुस्लिम चाल चलन आचरण यह जरूरी था। तो शुक्ल जी के पिताजी वही फॉलो करते थे और शुक्ल जी को तो गाली देते थे। ये जो धोती और कमीज पहनते थे ना, कि ये साला मूर्खों के बीच में वशिष्ठ बना फिर रहा है, ये उनकी प्रिय शब्दावली थी। शुक्ल जी को डांटते थे और कि ठीक से अपना रहना करो। खैर, इन सब चीज़ों का प्रभाव देखिए शुक्ल जी पर। जो बीच वाला या पूछ रहे, बीच वाले में इतनी सामाजिक व्यवस्था से शुक्ल जी टकराए हैं और जो सामाजिक उद्वेलन था, समाज जिस तरह से आगे बढ़ रहा था, समाज और शिक्षा को कैसे एक साथ जोड़ दिया जाए, सारा प्रयास उनका उसी तरफ है। आप हमारे सुन से आपके यहाँ नागरी पत्रिका का जो मंथली आपकी पत्रिका है, इसका संपादन शुक्ल जी ने 11 से 19 तक किया है। आप कभी उस पत्रिका को उल्टवाइए और यह देखिए कि 11 से 19 तक उन पत्रिकाओं में क्या है। तमाम विज्ञान की बातें हैं, छोटी छोटी बातें। आँख कैसे काम करती है, कैसे हम आँख से देखते हैं। आकाश का रंग नीला क्यों, आकाश का रंग नीला क्यों है, प्राणवायु क्या है, पानी में तैरने वाली जो कल है जिसके माध्यम से हम तैर लेते हैं पानी में, वह क्या है, कैसे काम करती है। ये तमाम चीज़ें, ये नहीं कि शुक्ल जी कोई ऐसी आइडिया लिखी या शुक्ल जी के दिमाग में, ऐसा नहीं था।
कि शुक्ल जी सबके ज्ञाता थे, ये बात नहीं थी, लेकिन देश विदेश में जो कुछ हो रहा था उसकी रिपोर्टिंग वे करते थे। और अभी आपने जो कहा कि मनोविज्ञान पर, मैं थोड़ा सा उसको दूसरे शब्दों में करता हूं। शुक्ल जी मनोविज्ञान पर नहीं लिख रहे थे, शुक्ल जी रस के अस्थाई भावों पर लिख रहे थे। आप जब रस संप्रदाय पढ़ेंगे और जितने रस हैं आपके यहाँ, जरा ये देख लीजिए कि उनके अस्थाई भाव क्या है। लज्जा, क्रोध, करुणा, घृणा, प्रेम, यही सब है अस्थाई। तो उन अस्थाई भावों को वो डिफाइन कर रहे थे। कोई भी राइटर, वो चाहे आलोचक हो या क्रिएटिव राइटर हो, अगर वह अपने पात्रों का मनोविज्ञान नहीं समझता तो रचना नहीं लिख सकता। पात्रों का मनोविज्ञान तो सभी लोग समझते हैं। प्रेमचंद समझते थे बहुत तेज। उनके एक पात्र को देखिए, 2 मिनट पहले जिस दशा में है, 2 मिनट के बाद उसकी दशा बिल्कुल बदल जाती है। गोदान में देखिए कि राय साहब जब होरी से बात कर रहे हैं, बुलाए हैं उसको चंदा लेने के लिए, दुखड़ा रो रहे हैं कि हम भी तुम्हारी तरह गरीब हो गए हैं, पैसा नहीं है, तुम दो चंदा दोगे तो इससे यह होगा और ये सब। होरी बड़ा खुश है, ये तो हमारी ही तरह निकले। इसके बाद एक आदमी आकर के सूचना देता है कि बेगारों ने काम करने से मना कर दिया है, कह रहे हैं कि हमको खाना मिले तब हम काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इसके बाद राय साहब धुआंधार गाली देना शुरू करते हैं और कहते हैं पकड़ कर ले आओ सालों को, जूते से पीटो। होरी परेशान, ये पहले वाले राय साहब हैं कि बाद वाले हैं। तो वह मनोविज्ञान को समझ करके ही चल रहे थे ना। तो जो पात्रों के मनोविज्ञान को समझना, मनोविज्ञान साहित्य में कैसे इंप्लीमेंट होगा, यह रस संप्रदाय का काम था। अकेले शुक्ल जी ही नहीं, जयशंकर प्रसाद की कामायनी को अगर आप देखिए तो उसके सारे सर्ग, श्रद्धा, लज्जा, वासना, आनंद, क्या है, रसों से वैसे ही नाभिनालबद्ध हैं। नाभिनालबद्ध। तो इन कैसे, किस तरह से साहित्य को कैसे समृद्ध किया जाए और साहित्य को किस डायरेक्शन में ले जाया जाए, उस समय शुक्ल जी डायरेक्शन दे रहे थे। या जो भी साहित्यकार थे, वे साहित्यकार केवल भाषा का काम नहीं कर रहे थे, केवल साहित्य का काम नहीं कर रहे थे, बल्कि भाषा और साहित्य को किस तरह से मानव के साथ, मानव समाज के साथ श्रेष्ठता बोध रखते हुए बांध दिया जाए, इसकी परिकल्पना थी। शुक्ल जी में वैचारिक परिवर्तन 29 के बाद बहुत तेज आया है, लेकिन शुक्ल जी के बड़े परिवार में उनके बड़े बेटे केशव चंद एसडीएम हो गए, एक बेटा अध्यापक हो गया, और किसी की नहीं, लेकिन केशव चंद का बहुत बड़ा दबाव रहता था कि आप कांग्रेस के खिलाफ कुछ मत लिखिए, या इन्होंने जो कुछ लिखा तो उसको गायब करवा देना, ये भी उनका काम था। तब शुक्ल जी ने काम किया, उसको देखिए कि तब शुक्ल जी किताबों पर नोट फारसी में लेने लगे। हिंदी में न लिख करके अंग्रेजी में लिखने लगे, और बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। व्हाट हैज इंडिया टू डू, भारत को क्या करना चाहिए। नॉन कोऑपरेशन एंड नॉन मर्केंटाइल क्लासेस में उन्होंने गांधी को चुनौती दी कि आप तो छात्रों से कह रहे हैं कि विद्यालय छोड़ दीजिए, यूनिवर्सिटी छोड़ दीजिए, अध्यापकों से कह रहे हैं अध्यापन छोड़ दीजिए, वकीलों से कह रहे हैं कि वकालत छोड़ दीजिए, दुकानदारों से क्या कह रहे हैं, व्यापारियों से क्या कह रहे हैं, इनको भी तो कुछ छोड़ने के लिए कहिए, इनसे भी छुड़वाइए, और अगर नहीं छुड़वा रहे हैं तो आप इनके साथ जुड़े हुए हैं।
उस लेख का इतना बड़ा प्रभाव रहा कि गांधी घबरा गए थे और गोरखपुर दौरा के पहले वे मालवीय जी के यहाँ रुके थे और मालवीय जी के यहाँ रुक करके शुक्ल जी को बुलाए थे कि इस चीज को जरा मुझे और विस्तार से समझा दो। और ये जो असहयोग आंदोलन था, असहयोग आंदोलन के समाप्त होने में भी मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गांधी जी को यह बात लग गई थी कि विदेशी वस्त्रों की होली जलाना है और करना ये करना, लेकिन अब विद्यार्थियों से और सबसे स्कूल कॉलेज तो छुड़वा देंगे, अध्यापकों से छुड़वा देंगे, लेकिन व्यापार कैसे बंद करवाएंगे। ऐसे ही और तमाम चीज़ें उस समय की हैं जो उनका जमींदारों का संबंध रहा या छोटे किसानों के साथ जो उनका जुड़ाव रहा। शुक्ल जी 29 के बाद उनके बहुत से संबंध मजबूत हो गए थे। शुक्ल जी और निराला का संबंध बहुत मजबूत हो गया था। आप यही निकाल करके देखिए, आपको नागरिक पिछाड़ी सभा में ही मिनिहा का वार्षिकोत्सव था। वार्षिकोत्सव में निराला जी बुलाए गए थे कविता पाठ करने के लिए, और लोग भी थे, शुक्ल जी भी थे। शुक्ल जी बैठे हुए, कविता पाठ निराला का चल रहा था। वे राम की शक्ति पूजा सुना रहे थे। मतलब राम की शक्ति पूजा के रचना काल के बाद का आपके यहाँ का वार्षिकोत्सव है। उसी समय लोगों ने, प्रबंधकों ने खाने के लिए बुला दिया। भीड़ भाग गई, खाने की तरफ भाग गई। निराला जी कविता पढ़ते रहे और बैठने वालों में केवल रामचंद्र शुक्ल थे। निराला जी से लोगों ने कहा कि महाकवि बंद करिए, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत तेज डांटे। देख रहे हो रामचंद्र शुक्ल बैठे हैं, जब तक वे बैठे हैं मैं समझूंगा कि पूरा हिंदी संसार मुझको सुन रहा है। अभी जैसे आप इतिहास किए, इसमें आप देखेंगे पंथ के बारे में शुक्ल जी ने ज़्यादा लिखा है, निराला के बारे में कम है, ज़्यादा कम है। कहा यह जाता है कि जो 40 वाला संस्करण था उसमें इन्होंने निराला के बारे में काफ़ी विस्तार से बढ़ा करके किया था। वो गया कहाँ? बता, वो कहा तो उनके परिवार के द्वारा आया जाता है कि नौकर था, रद्दी समझ करके बेचा है। रद्दी की सामग्री चीजें बिक गई, चला गया। अब ये जो आप आधुनिक काल पढ़ा रहे हैं, आपने तो उसको लक्ष्य किया है, नोट किया है कि वो पंजाब संस्करण से लिया गया है। इस संस्करण का जो मूल था वो सभा तक आया ही नहीं। सभा तक नहीं आया है, सभा तक नहीं आया है। वो शुक्ल जी के घर तक ही रहा है, शुक्ल जी के घर तक ही रहा है। और उसे कमरा उमरा साफ करने में उनका ले गया। उसको बताते हैं लोग कि इसके बाद कबाड़ियों के यहाँ बहुत टहल दौड़ा करके खोजा गया और सब कुछ हुआ, लेकिन कोई परिणाम निकला नहीं। ठोंगा बन गया होगा उसका, निकल गया। यह तो हम मानेंगे कि उन्होंने साहित्य को एक धारा दे दी, साहित्य देखने की एक दिशा पैदा कर दी, और साहित्य देखने की उसी दिशा में हम आगे बढ़ते गए हैं। ये तो देखिए, हमारे यहाँ जब अलग अलग ढर्रे के लोग हो गए तो दो बड़े लोगों को लड़ा करके अपनी बात को महत्वपूर्ण बनाना, यह एक धंधा हो गया था जो आज भी चल रहा है। शुक्ल जी और निराला जी को काफी लड़ाया गया था, बनारस में बुला बुला करके लड़ाया गया था। लेकिन जैसे निराला जी आते थे, जयशंकर प्रसाद के यहाँ रुकते थे। जयशंकर प्रसाद ने बहुत दिनों तक रख करके उनका इलाज वगैरह भी करवाया था निराला जी का, लेकिन उनको कहीं रुकने वाले 10-5 दिनों में थोड़ा आराम हुआ, भाग गए। मैथिली शरण गुप्त यहाँ लगातार आया करते थे। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद
भोला शंकर व्यास, भोला क्या नाम है, विनोद शंकर व्यास। विनोद शंकर व्यास, इनके पिताजी काली शंकर व्यास नाम था। काली शंकर व्यास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, राय कृष्णदास, यह एक ग्रुप था। हाँ, यह एक ग्रुप था। बाद में इसी ग्रुप में आप देखेंगे कि इलाहाबाद में एक प्रेस पब्लिकेशन हाउस बना, भारती भंडार, जिसमें तीनों शेयरर थे। जयशंकर प्रसाद भी थे, राय कृष्णदास भी थे, मैथिली शरण गुप्त भी थे। जहाँ से कामायनी का हस्तलिखित संस्करण प्रकाशित हुआ था। नहीं, कामायनी का हस्तलिखित संस्करण तो सर आपके विश्वविद्यालय प्रकाशन ने प्रकाशित किया था बहुत बाद में। पहले वो भारती भंडार से छपा है। भारती भंडार से, हाँ, वो जो चीजें वहाँ कामायनी का पहला संस्करण वहाँ से छपा। आंसू ले गए मैथिली शरण गुप्त 23 में जयशंकर प्रसाद से, 26 तक उन्होंने नहीं छपा। आंसू उनको पसंद नहीं था, और खास तौर से आंसू के छंद पसंद नहीं थे, तो उसको रद्दी में डंप कर दिए थे एक तरह से कि इसको नहीं छापेंगे। बाद में दबाव पड़ने पर छपा। भारतीय भंडार से न आंसू बिकी न कामायनी बिकी। लोगों में दुराव अपना आने लगा और धीरे धीरे वो बिक गया प्रेस। राकेश दास ने उसके बारे में काफी जानकारी दी। वो बिक गया। बिक जाने के बाद लोग बताते हैं कि 1 महीने में आंसू और कामायनी के सारे संस्करण निकल गए, जितना स्टॉक था। ओहो, बिक गया सब। तो ये जो आपसी प्रतिद्वंदिता होती है, आपसी प्रतिद्वंदिता तो हर बुद्धिजीवी में कुछ न कुछ बनी रहती है। और अगर समान रचनाकार हो, समान रचनाकार, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि जिस तरह से निराला जी या वे अपने को जहां रख करके देखते थे, उनको हमेशा ये लगता था कि हमारा मूल्यांकन ठीक नहीं हो रहा है। लोग उनको पागल कहते थे, पागल नहीं थे। बार बार देखिए वो ललकारते हुए, चैलेंज करते हुए कहते थे कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज नहीं मिला है, प्रिंस द्वारकानाथ के पोते को नोबेल प्राइज मिला है। और जिस रचना पर उन्हें नोबेल प्राइज मिला, उस रचना की रचना प्रक्रिया को भी हमें देखना चाहिए कि किस तरह से है। शुक्ल जी पर भी वही प्रभाव था। शुक्ल जी का और निराला का केवल इतना, शुक्ल जी यह मानते थे कि मिस्टिसिज्म जो है भारतीय समाज में अंग्रेजी के माध्यम से आया और सबसे पहले बांग्ला में आया। बांग्ला में उसका प्रभाव रविन्द्रनाथ टैगोर पर पड़ा, गीतांजलि पर, और रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव निराला पर पड़ा। निराला इससे चिढ़ जाते थे। इसीलिए शुक्ल जी हमेशा रहस्यवाद को अभारतीय कहते रहे। जयशंकर प्रसाद ने कड़ा प्रतिवाद किया और कहा कि नहीं, रहस्यवाद भारतीय है। लिखा उस पर, काफी लिखा जयशंकर प्रसाद ने। शुक्ल जी की तो एक ऐसी धारणा थी, मैं आपको बताऊं कि क्रोचे को उन्होंने निकाल करके साहित्य से झटका। आज तक क्रोचे या अभिव्यंजनावाद स्थापित नहीं हो चुका है। केशव के प्रति भी उनकी अच्छा दृष्टिकोण नहीं था। केशव स्टेब्लिश नहीं हो पाए। केशव स्टेब्लिश आज तक नहीं हो पाए। साहित्य में जिन चीजों के प्रति, या भक्ति काल के संदर्भ में ही अगर आप लेकर के देखा, तो भक्ति काल के संदर्भ में जहां शुक्ल जी अपना प्रतिमान तुलसीदास को बना रहे हैं, उसके बरक्स कबीर को खड़ा करने में आपको देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को कितनी कसरत करनी पड़ी है, और वह कसरत सफल हो पाई है कि नहीं हो पाई है। जो लोग ये कहते हैं कि शुक्ल जी और द्विवेदी जी का मूल अंतर लोक को लेकर के है, जरा सा आप साहित्य में देखिए लोक को शुक्ल जी ने कितनी बार कितना दिया है, किन किन रूपों में दिया है।
लोकमंगल, लोक जागरण, लोकहित, उसके लोक पहले संग्रह कहीं आलोचना में था, लोकवृत्त, लोक संग्रह, तमाम ऐसी जो चीजें थी, ये शब्दावली ही आलोचना में नहीं थी। ये शब्दावली रामचंद्र शुक्ल की दी हुई है। अब ये जरूर है कि उनके सामने उस समय साहित्यिक सामग्री इतनी नहीं थी कि उस रूप में एनालाइज कर सके जिस रूप में बाद के लोगों ने एनालाइज किया। कहाँ था हमारे सामने नाथ साहित्य, कहाँ था ये योगियों का साहित्य? वो नहीं था, इसीलिए 1929 वाले संस्करण में वो नहीं है। और इस अवधि में वो कहीं से मिला, जोड़ा वो गया। हिंदी ग्रंथों की खोज का अभियान चल ही रहा था, तो आचार्य शुक्ल ने उसका संज्ञान लिया। तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं कि जिन चीजों को शुक्ल जी ने खोज लिया, निकाल लिया, हम उसके आगे इतने ही आगे बढ़े कि जैसे उन्होंने कहा आदिकाल को वीरगाथा काल। वीरगाथा काल करने के लिए उन्होंने अपना 11 पुस्तकों की एक सूची दी कि इन पुस्तकों के आधार पर इसको वीरगाथा काल कहा जा सकता है। खोज ही चल रही थी, उस खोज में 5-6 पुस्तकें जाली हो गई, 2-3 पुस्तकें मिली ही नहीं, तो वह वीरगाथा काल उनकी स्थापना नहीं कि समाप्त हुई, या उनकी स्थापना पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा। प्रश्न चिन्ह तो यह लगा कि जिस सामग्री की उपलब्धता को लेकर के उन्होंने बात की थी, वह सामग्री ही जाली निकली, अनुमान की बात थी वह। तो इस तरह से दो लोगों को मिलाकर के लड़ा देने वाली जो प्रवृत्ति होती है, साहित्य के लिए बड़ी घातक होती है। कल मैं दूसरी परंपरा की खोज पर बोल रहा था, बड़ा अनुरोध करके लोगों ने कहा कि दूसरी परंपरा की खोज पर आप करिए। तो भाई क्यों, एक ऐसे विषय पर आप लोग बुलवा रहे हैं, शायद पता नहीं पसंद आए ना आए। मैं ये मानता हूँ और अब भी मानता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल, इनमें कोई आपसी अंतर्विरोध नहीं था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जितनी श्रद्धा आचार्य शुक्ल के प्रति थी, उतनी श्रद्धा दूसरे वो किसी जो की नहीं थी। 5 निबंधों 5 व्याख्यानों वाला संग्रह है उनका, हाँ, उसमें स्पष्ट है वो श्रद्धा, बिल्कुल श्रद्धा वो स्पष्ट है। दूसरी चीज, अब इसी को आप देखें कि जो ये नामवर सिंह वाली किताब है दूसरी परंपरा की खोज, इस दूसरी परंपरा की खोज को लेकर के रामविलास जी और इन लोगों में किस तरह का, रामविलास जी लोक जागरण और तुलसीदास पुस्तक की भूमिका ही 93 पेज की लिखे, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के विरोध से शुरू होती है और नामवर सिंह के विरोध पर समाप्त होती है 93 पेज पर जाकर के, कि सुना है आजकल नामवर सिंह अपनी पुरानी मान्यताओं की तरफ लौट रहे हैं, अगर लौट आते तो हिंदी साहित्य का कल्याण होता और उनका भी। मान्यता वही थी शुक्ल जी की। और मुझे याद है नामवर सिंह इसी सभा में ही बोल करके गए थे कि जब तक मैं आचार्य शुक्ल को 2 पेज पढ़ नहीं लेता हूं मुझे नींद नहीं आती। हम लोग भी पढ़ते हुए अगर कोई बात होती थी, यहाँ पूछते थे उनसे जरा इसको, कहते थे जरा शुक्ल जी का इतिहास ले आओ। तो ये भी कहते क्या आचार्य तो एक हुए हैं, आचार्य 2 नहीं हुए हैं। मेरे गुरु हैं द्विवेदी जी हैं, लेकिन आचार्य तो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ये सब, अच्छा वो जो मैं बता दें कि उस दूसरी परंपरा की खोज को जब थोड़ी सी बारीकी से आप लोग उसको देखिएगा फिर, कि जो मुस्लिम आक्रमण के कारण भक्ति भावना के विकास की जो बात है, वह बात आचार्य शुक्ल उपनिवेशवादी इतिहासकारों के माध्यम से करते हैं। हैवेल को उन्होंने कोट किया है, हैवेल इतिहासकार था, हिस्ट्री ऑफ अर्ली आर्यन या क्या करके इसे उसकी किताब है, उसमें से वो कोट करके उन्होंने उदाहरण दिया कि भारत में किस तरह से है, और उसी चीज को चस्पा किया जाता है शुक्ल जी के ऊपर। तो नामवर सिंह तो उसको क्लियर करते हैं, बताते हैं कि ये ऐसे है और ये शुक्ल जी के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब उसे भी लेकर के शुक्ल और कबीर का विरोध नामवर सिंह पर भी चलता रहा कितने दिनों तक। तो ये जो साहित्य की ना, क्या कहेंगे इसको, चिमगोइयाँ कहते हैं। ऐसी जहाँ 2-4 विद्वान हो तो वो अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ ऐसे अवसर, लेकिन उससे आगे आने वाली पीढ़ियों के मन में गफलत पैदा हो जाती है। तो विद्वानों के लिए तो विनोद है वो, जी जी जी, लेकिन और
पीढ़ियां जो है गफलत में पड़ जाती हैं। कई 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 चीजों को लेकर के देखिए, साहित्य संघर्ष का होता है। आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में किसी भी समाज को देखिए कि जो समाज जिस समय अधिक संघर्ष में रहा है, वहाँ का साहित्य उसी समय का श्रेष्ठ है। आप चाहे ब्रिटेन के समाज को देख लीजिए, अमेरिकन समाज को देख लीजिए, फ्रेंच को देख लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में यूरोप के देशों में देख लें भाई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद फ्रैंकफर्ट को तोड़ दिया गया। फ्रैंकफर्ट के सारे विद्वान जब भाग करके अमेरिका पहुंच गए, लेकिन थोड़ी सी स्थिति ठीक होने के बाद वे फिर लौट कर आए और फ्रैंकफर्ट स्थापित कर दिए। उस समय की स्टडी पढ़िए, फ्रैंकफर्ट स्कूल वालों को। आप जितनी साहित्य की नई व्याख्या करते हैं, सब वहीं से निकल करके वहीं से आ रही है। आपके यहाँ जिस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जरा उस समय का साहित्य देखिए और आज का साहित्य देखिए, आज़ादी के काल तक का साहित्य देखिए। एक आंदोलनकारी समाज में ही जो है रचना टिकाऊ और स्थायी रचना संभव होती है। तो किसी चीज को बेस देना, उस बेस के आधार पर आगे बढ़ना और फिर उसको एक व्यापक छतनार रूप में छोड़ देना जो फैले, वो जिम्मेदारी थी। तो जो हमें विरासत मिला है, अगर उस विरासत को हम आगे नहीं ले जा पा रहे हैं तो हम अपने पीछे के रचनाकारों पर दोष न दें। डॉक्टर साहब, आपको क्या ऐसा लगता है कि 2 फरवरी 1941 में आचार्य शुक्ल की मृत्यु के बाद से लेकर आज तक आपने आचार्य शुक्ल की रचनावली एडिट की है और उनकी परिक्रमा की है, अपने बौद्धिक अभियान का एक बड़ा हिस्सा उनके ऊपर खर्च किया है, अपनी सृजनात्मक ऊर्जा का और अपने जिसको कहेंगे कि साहित्यिक स्ट्रेटेजी का। क्या कुछ ऐसा होगा जो छपने से रह गया, जो आपकी भी निगाह में नहीं आया, जो कहीं होना चाहिए था, नहीं दिखता? जैसे ये निराला वाला प्रसंग आया कि निराला पर इतिहास में उन्होंने सम्यक ढंग से विचार किया होगा जो हमको पढ़ने को नहीं मिलता। ऐसे क्या कुछ और होगा कि ये बस हम लोग अनुमान का, संभावनाओं का खेल है, इस पे नहीं सोचना चाहिए, जो है उसी पर फोकस करना चाहिए? नहीं, अब तक तो देखिए शुक्ल का जितना भी था उपलब्ध हो चुका है। अच्छा, उनकी राइटिंग का अगर बहुत कुछ गायब भी हुआ होगा तो वो मिलने वाला नहीं है। हाँ, इसलिए मिलने वाला नहीं है कि जो मैंने बताया कि शुक्ल जी का पारिवारिक, शुक्ल जी का बहुत अधिक लिखा हुआ मैटर केशव चंद्र शुक्ल उठा ले गए थे। केशव चंद्र शुक्ल जी के बड़े बेटे थे मिर्जापुर के, और उधर एक जगह है लूसा, वो लूसा में रहते थे। पता नहीं, मुझे तो बार बार ये डाउट होता है। आचार्य शुक्ल के चिंतामणि भाग 3 को अगर देखिए तो उसमें एक निबंध है शुक्ल जी का, शेष स्मृतियां की प्रवेशिका। हाँ, वो शेष स्मृतियां जो पुस्तक सभा से ही प्रकाशित हुई है, शेष स्मृतियां साहित्य सभा से ही प्रकाशित थी, उसकी प्रस्तावना लिखी है उन्होंने। और ये रघुवीर सिंह नाम था, ये जो थे राजा थे, मध्य प्रदेश के बड़े राजा थे, बाद में सांसद भी हुए। हाँ। तो जितने टूट करके शुक्ल जी ने वह भूमिका लिखी है, वैसी भूमिका उन्होंने और किसी की नहीं लिखी है। कहा यह जाता है कि उस भूमिका के बाद रघुवीर सिंह ने शुक्ल जी को 60 एकड़ जमीन डोनेट की। शुक्ल जी ने वो 60 एकड़ जमीन नहीं ली, मना कर दिया इन्होंने। बाद में हमें पता लगा, लोग कहा जाता है ऐसा, जो शुक्ल जी का परिवार भी स्वीकार नहीं करता, लेकिन जरूर है कि ये लूसा क्यों गए। उसी राज्य में, रीवा में ही लूसा जगह थी और अच्छी खासी खेती बाड़ी और खूब शानदार मकान बनाया वहां उन्होंने, केशव प्रसाद शुक्ल ने। उस समय उसके लिए राजकमल प्रकाशन ने 10,000 रुपये भी उनको दिया था केशव शुक्ल को। योजना यह थी शीला संधू की कि शुक्ल जी के सारे निबंधों का संग्रह 2 भागों में राजकमल छापेगा।
नामवर सामग्री इकट्ठा की है, बड़ी मेहनत की है और इनको यह अनुमान था कि संपादक तो इसका मैं ही रहूँगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। सारी सामग्री जब एकत्रित हो गई और चीज़ें हो गई, संपादन की बात हुई, तो संपादन का काम शीला संधू ने रामविलास शर्मा को दे दिया। नामवर जी वहीं से लड़खड़ाए और उस लड़खड़ाने का परिणाम ये हुआ कि उस समय राजकमल प्रकाशन में मोहन गुप्त काफी मतलब दखल अंदाजी रखता था। नामवर जी ने मोहन गुप्त के माध्यम से सारी सामग्री अपने घर मंगवा ली। संपादन तो रुक गया और इसके बाद जब यहाँ कुसुम चतुर्वेदी को पता चला कि ऐसी ऐसी बात हुई है, तो ये लगातार चिट्ठियां लिखती रही शीला संधू को। 20 चिट्ठियां मेरे पास हैं, मैं दूंगा आपको। लिखती रही कि हमारी सामग्री लौटा दीजिए, हमारी सामग्री लौटा दीजिए, हमारी सामग्री हो तब लौटे ना, सामग्री तो लौटेगी नहीं। सामग्री तो नामवर जी के घर लाल उस बांध करके पड़ी हुई थी। तो ये चिंतामणि भाग 4 जब मैंने किया तो एक बड़ी चुनौती थी कि शुक्ल जी की नई सामग्री कैसे एकत्रित की जाए, और वो वही सब जो कहते हैं ना कि भाग्य भरोसे हो गया। शुक्ल जी के ये केशव चंद्र शुक्ल के बेटे की बेटी ये अमेरिका से आई हुई थी। लूसा का मकान नहीं बिका हुआ था, उसी मकान को बेचने के लिए। मकान बेच करके जब वो लौटी बनारस में तो 3 इतनी बड़ी बड़ी लकड़ी की पेटियां थी, लेकर के आई रामचंद्र शुक्ल शोध संस्थान को देने के लिए। दिया उन्होंने और उस पर लिखा हुआ था कागज चिपका करके कि पिताजी के अप्रकाशित निबंध, अंग्रेजी निबंध। काम तो मैं कर ही रहा था उस समय और ये सब चीजें। अब मैंने उस अप्रकाशित निबंधों के चक्कर में पड़ा कि कुसुम चतुर्वेदी में टहलाने लगी मुझे, और कुछ उसके पास अंग्रेजी सामग्री थी। बहुत मैंने कोशिश की, नहीं दिया उन्होंने। फिर मैंने उनको धीरे 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 दाना फेंकते हुए मैंने कहा कि मैडम आप नया मानदंड निकाल रही हैं, नया मानदंड में एक शुक्ल जी के अंग्रेजी लेखों का आप निकाल दीजिए, बड़ा नाम होगा आपका। पता नहीं उसके बाद समझ में आ गई, शुक्ल जी के अंग्रेजी लेखों का एक नया मानदंड में निकल गया। लगभग 50% लेख बाहर हो गए, वो तो मेरे हाथ में मिल गए। अब जो 50% थे उन पर जब बात होते होते उनके मैडम कुछ तो कहा नहीं, संपादन में आप मेरा नाम दीजिए, मैं आपके ऊपर मेरा नाम होगा, मैं मुख्य संपादक रहूंगी। चिंतामणि भाग 4 में आपने हाँ, फिर और जितने नए निबंध होंगे उनका अनुवाद मैं करूंगी। तो मैं दोनों मैंने एकदम हाथ जोड़ करके दोनों शर्त स्वीकार कर ली। केवल यदि नाम किसी का हो, क्या करेंगे उसको लेकर के, कौन सा हमको वो बनाऊंगे, किसी का नाम चाहे जिसके नाम से आप करा दीजिए मैडम, ठीक है। वो सामग्री, तब उसने वह सामग्री दिया। इसी बीच में आपको बताऊं एक और तरीका, मैनेजर पांडे ने मुझसे एक दिन कहा कि अरे प्रकाश, मेरे अंडर में एक लड़का 20-25 साल पहले काम शुक्ल जी पर करना चाह रहा था, निबंधों पर उनके अंग्रेजी। अब वो जा करके साहित्य सम्मेलन से और जगहों से शुक्ल जी का सब निबंध बहुत इकट्ठा करके ले आया था। खोजता हूँ वो फाइल कहीं मुझे मिलनी चाहिए। पांडे जी फाइल खोजे, फाइल मिल गई, लेकिन तब उस समय कार्बन होता था, कार्बन कापी होती, वो तीसरी चौथी कार्बन कापी थी, किसी तरह से मिला कर उसको करते हुए तब यह शुक्ल जी की इतनी अंग्रेजी की राइटिंग ये सामने आई। देखिए, पहले के जितने हमारे प्रतिभावान आचार्य थे, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, इन 4 पर कमांड होता था। और ये बहुत थोड़े से पहले तक अगर आप जाइए, भोला शंकर व्यास तक जाइए, तो ये था। अब हमारे पास कुछ नहीं है हिंदी के अलावा, और हम तो संस्कृत भी नहीं जानते। अंग्रेजी हुआ तो अंग्रेजी जानते, अंग्रेजी जानेंगे, लेकिन अंग्रेजी का 3 पेज पढ़ने के बाद नींद आ जाएगी, सो भी जाएंगे। मतलब जितनी मेहनत में हम हिंदी का 40 पेज पढ़ सकते हैं, उतनी मेहनत में अंग्रेजी का 3 पेज पढ़ेंगे।
और शुक्ल जी की अंग्रेजी ट्रांसलेटर भांप जाता था। एक लेख उनका था रिलीजन एंड इवोल्यूशन, धर्म और विकासवाद। अब यह देखिए वैचारिक अंतर की जो बात आप बता रहे हैं उस पर मैं बात कर रहा हूं कि शुक्ल जी कबीर को लेकर के लगातार अंतर्द्वंद में रहे और पता नहीं कैसे उनके मन में धारणा बन गई थी कि ये जो पुष्टिमार्गी हैं वल्लभाचार्य या दूसरे आचार्य जो हमारे हुए हैं, दूसरे संप्रदाय हुए हैं, ये तो भक्ति के विकास के पक्षधर हैं कि भक्ति कैसे विकसित हो इसके लिए प्रयास किया है। लेकिन कबीर पर जब वे सोचने लगे तो उस समय धर्म था उनके सामने। और उसी किताब का पहला अध्याय उन्होंने लिखा रिलीजन एंड इवोल्यूशन, अंग्रेजी में 30 पेज 35 पेज का लेख है। सीधे सीधे मतलब वो एकदम उतना ही स्पष्ट कर देता है कि आगे कबीर पर तैयारी करके जाना चाह रहे हैं। बहुत लोगों को पसीना आ गया उसका अनुवाद करने में। एक मजेदार घटना और मैं आपको बता दूं, बात तो जब पब्लिक डोमेन में जा रही है तो जाए। शुक्ल जी का जो लेख है व्हाट हैज इंडिया टू डू, वो लेख ऐसा लेख है कि जिस पर मिर्जापुर के कलेक्टर विंडम ने यह घोषित कर दिया कि ये नौकरी न करने नौकरी के प्रति सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएंगे। इसके पहले वो नौकरी देने जा रहा था इनको, हाँ, चाहे सरकारी नौकरी। उसमें शुक्ल जी ने थोड़ी सी जमींदारों की बात की है। और ये जो हमारा क्षेत्र है, आप देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के ठीक बगल में जो अवध है, अवध के जमींदार और बनारस के जमींदारों में बड़ा अंतर है। अवध के जमींदार तो बड़ी बड़ी मतलब उनकी जमींदारियां थी, वाकई सही अर्थों में वही जमींदार होते थे। बनारस के जो जमींदार थे वे राजा बनारस की लगान वसूली करते थे और खुद काश्त खेती भी करते थे। तो इनकी दशा जो किसानों की दशा से थोड़ी सी ही अच्छी थी और बहुत सी चीज़ों में परेशान भी हो रहे थे। तो शुक्ल जी ने इन दोनों के कंपैरिजन में बातें रखी और बात रख करके यहाँ बनारस वालों का जो है थोड़ा सा उन्होंने पक्ष लिया। उस लेख का अनुवाद किया कुसुम चतुर्वेदी ने। अनुवाद तो ठीक ठाक हुआ। वो छपने के लिए दस्तावेज में गया विश्वनाथ तिवारी के यहाँ, और विश्वनाथ तिवारी जब संपादक है भाई, तो संपादक की तो वो एक अधिकार है कि वो जैसे चाहे उसको जितना काट छाट करके निकाल ले। पता नहीं कैसे वो जो बनारस की खास स्थिति थी जमींदारों को, उस अंश को एडिट कर दिया। लेख छपा तो जमींदारों के पक्ष में हो गया होगा। बिल्कुल वह जमींदारों के पक्ष में हो गया। अब इसे लेकर के रामविलास शर्मा और वीर भारत तलवार लड़ पड़े, कटे फटे लेख को लेकर। उसी को लेकर के यहाँ वीर भारत तलवार ये कहते थे कि यह अंग्रेजों का पिट्ठू है, इसीलिए जमींदारों का पक्षधर है। और रामविलास जी तमाम जगह से पता नहीं कहाँ से उदाहरण ले आकर के सब देख करके कि नहीं चीन जापान ये है, ये नहीं है, ऐसे शुक्ल जी नहीं है। और मजा तो तब कि मूल लेख किसी ने नहीं देखा। जो अंग्रेजी वाला मूल लेख था उसको तो चतुर्वेदी अपना चिपका करके बैठी थी, किसी को दे ही नहीं सकती थी किसी कीमत पर। जब सब कुछ हो जाने के बाद जब एक ग्रंथावली आई तब वो मूल लेख सामने आया। मूल लेख सामने जब आया, रामविलास जी नहीं रह गए थे, तलवार को मैंने दिया, उनके पढ़ लीजिए, इसको पूरा ठीक ढंग से पढ़ लीजिए, ये क्या है। अरे यार ये तो बड़ा अद्भुत है। तो उनके आप उनका अनुवाद को मत मिलाकर पढ़िए, आप दस्तावेज को मिलाकर पढ़िए। दस्तावेज में जो छपा है उसको मिलाकर पढ़िए। तो ये हिंदी में ऐसा बहुत हुआ है कि कौवा कान लेकर के जा रहा है ना, तो कान मत देखिए अपना, कौवे के पीछे दौड़ पड़िए।
ये हमारी एक वैचारिक यात्रा है। वैचारिक यात्रा में पड़ाव भी आते हैं, वैचारिक यात्रा में अंतर विरोध भी होते हैं, वैचारिक यात्रा में हम कभी सफल भी होते हैं, कभी असफल भी होते हैं। अपनी स्थिति को, अपनी नियति को हमें स्वीकार करना चाहिए, जिस भी स्थिति में भी हम हों। बहुत सी चीज़ें हैं जो बाद में करेक्शन होंगी, होती रहेंगी, ये जाएगी। और ये चीज़ें आप देखेंगे तो आपके यहाँ जो नागरिक प्रसारणी सभा में उस समय जो हो रहा था, वह चाहे महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे हों, चाहे सुधाकर द्विवेदी रहे हों, या और जो दूसरे आचार्य लोग जुड़े हुए थे, कि वे आचार्य लोग जुड़ करके किस डेडिकेशन के साथ सभा में काम किए और किस दिशा में ले जाना चाहे। बीच में हम उस दिशा से बाहर हो गए एकदम। मतलब प्रकाशन का काम भी हम नई चीज़ों का बंद कर दिए, और जो चीज़ें थी उनको हम, मूल तो उसका नहीं गायब कर सकते थे, लेकिन मूल को पढ़ने का जो तरीका था उस एंगल को बदल दिया। हाँ, स्थगित कर दिया जो है, वो फ्रीज हो गया अतीत में ही। और धीरे धीरे इतना समय बीत गया कि आने वाली पीढ़ियां उससे नावाकिफ हो गई। मित्रों, आचार्य शुक्ल के सद्यः प्रकाशित, सभा द्वारा सद्यः प्रकाशित पुनर्नवा संस्करण के बहाने हम लोगों ने डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह जी से आचार्य शुक्ल और उनके प्रसंग से उस युग के आलोड़न पर बातचीत की, और बहुत सारा रहस्योद्घाटन भी हुआ इसमें, बहुत सारी अफवाहों का निराकरण भी हुआ इस बातचीत में। इस बातचीत को हम आपके सामने पेश करते हुए और इस बौद्धिकता को, इस संवाद की संभावना को आप तक ले आते हुए बहुत गौरवान्वित हैं। ऐसी और भी श्रृंखलाएं सभा के माध्यम से हम संभव करेंगे। आप सब लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।